स्टार्ट करने दीजिए हमें। जी दर्द 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 भारत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौतम राणे सागर, आपके सामने कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हुआ हूं। सोच बदलो, देश बदलो। लेकिन आज देश बदलने की बात तो अलग है। आज तो प्रदेश, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पे है, आतंकवाद चरम पे है। और वो कहते हैं, नीरज जी की दो लाइनें थी, उसी से शुरू करेंगे। जो लूट ले कहार ही दुल्हन की पालकी, हालत यही है आजकल हिंदुस्तान। इन्हीं लाइनों से शुरू करते हैं और आप सभी को शामिल करेंगे कि आज जो हालत है इस प्रदेश की, बड़ी बुरी स्थिति है। कितने स्लीपर सेल्स पूरे प्रदेश में हैं ये पता ही नहीं। अब तो ये भी नहीं पता लग पा रहा कि वो स्लीपर सेल चलाने वाले पुलिस वाले हैं या कोई और है। जिस एसटीएफ की जांच, जो विकास दुबे के एसटीएफ की जांच जो अनंत देव तिवारी जी कर रहे थे, अब तो वो भी चंगुल में आ गए। जिस सीओ की मौत हुई है, उन सीओ ने बकायदा, देवेंद्र कुमार मिश्रा जी ने बकायदा पूरी फाइल उनको दी थी कि विकास दुबे के क्या क्या कारनामे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार ने विकास तो पैदा किया है, ये अलग बात है। वो विकास आतंकवादी ही विकास पैदा कर दिया है, लेकिन विकास तो पैदा किया। ऐसा विकास पैदा किया कि पूरा ही प्रदेश हिल गया, पूरे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था हिल गई, पूरे प्रदेश का तंत्र हिल गया। और हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, वो कहते हैं कि कानपुर में कैंपिंग करो, कानपुर में कैंप कार्यालय बनाओ, जब तक वो मारा नहीं जाता है तब तक वापस नहीं लौट गया। समझ में नहीं आता किस तरह की रणनीति है। क्या वो कानपुर में बैठा होगा, या जिसके हाथ पांव इतने लंबे हैं वो कहां चला गया होगा, और उसे अपराधी क्यों कहा जा रहा है ये समझ में नहीं आया। क्योंकि इसी सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की थी बहुत पहले, 2002 से ही एक गाइडलाइन जारी है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास AK-47 पाया जाता है, AK-56 पाया जाता है, तो वो व्यक्ति अपराधी नहीं, आतंकवादी है। क्योंकि AK-47 की खरीद कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल सरकार कर सकती है। चेकोस्लोवाकिया से जो AK-47 आता है, उसकी खरीदारी केवल सरकारें कर सकती है, सरकार के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में AK-47 आ कैसे रहे हैं। अब हम अपराध का ढांचा देखें तो अपराध का ढांचा ये है कि ये सरकार नित नए अपने आयाम खड़ा कर रही है, रिकॉर्ड बना रही है, और दूसरे साल उसी रिकॉर्ड को तोड़ देती है। 2017 में एक रिकॉर्ड बनाया अपराध की चरम सीमा पे पहुंचने का, तो 2018 की एनसीआरबी की रिपोर्ट आई तो वो पहले वाले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4322 रेप केसेस दर्ज हुए। किन परिस्थितियों में दर्ज हुए, वो उदाहरण आप शाहजहांपुर से ले सकते हैं और उन्नाव से ले सकते हैं। जिसके परिवार के सारे लोग खत्म हो गए हों, उसके केसेस दर्ज हुए हैं। और जिसके ऊपर चार्ज लगा है वो बाहर घूम रहा, हॉस्पिटल में पूरी तरह से मस्ती कर रहा है। और जिसके ऊपर ये असॉल्ट हुआ, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, वो जेल के सराखों के पीछे है। अगर ये मान लें कि जो ये अपराध बढ़ा है, और इससे भी ज्यादा घिनौनी स्थिति तो तब पैदा होती है जब महिलाओं के ऊपर हुए अपराधों की संख्या देखी जाए तो 59,445 अपराध हुए हैं 2018 में, जो एनसीआरबी ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जनवरी 2020 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, उसमें ये आंकड़े आए हैं। इतना ही नहीं, और आंकड़े देखे जाए तो एक
गजब का तारतम्य है, सामंजस्य है कि अगर एटा में एक परिवार के 5 लोग मारे जाते हैं तो हमीरपुर में भी एक ही परिवार के 5 लोग मारे जाते हैं, और इलाहाबाद में भी एक ही परिवार पुराव में 5 लोग मारे जाते हैं। तो हम अपने सारे अतिथियों का परिचय कराएं, अपने अतिथियों को शामिल करें, फिर इन प्रश्नों का जवाब लेंगे। फिर इसके बाद दलित उत्पीड़न कितना बढ़ा है, महिला उत्पीड़न कितना बढ़ा है, आतंकवाद कितना बढ़ा है, घोटाले कितने बड़े हैं, ऐसी स्थिति में क्या इस सरकार को रहने का हक है या केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए इस सरकार को भंग करने पे विचार करना चाहिए। इसी दिशा में बात को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे बीच में रवि एस गौतम जी हैं, जो डीआरडीओ से सेवानिवृत्त हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में अभिषेक वाजपेयी जी हैं, जो आरएलडी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच बहुत में आभार। प्रोफेसर दिलीप यादव जी और हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, प्रोफेसर और अधिवक्ता दोनों हैं। तो दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, अभिषेक जी, क्या जी उत्तर प्रदेश की धरती पे आतंकवाद चरम पे पहुंचा है या अपराध? अगर अपराध इसको कहा जाए तो ये माना जाएगा कि ये सरकार की नाक के नीचे हो रहा था, या इन अपराधियों को सरकार पाल रही थी। और अगर आतंकवादी कहा जाए तो ये माना जा सकता है कि इंटेलिजेंस की फेलियर है, सरकार का फेलियर नहीं है। और अगर इसको अपराधी माना जाए तो सरकार को बने रहने का हक नहीं है। तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि कानपुर की जो घटना है वो उस आपको आतंकवादी घटना दिखती है या आपराधिक घटना दिखती है? अभिषेक जी। देखिए, गौतम भाई, जो आपने अभी जिक्र किया बहुत ही अच्छा, सरकार के बारे में बताया। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों घटनाओं का तालमेल सरकार के पास कुछ जवाब देने के लिए है नहीं, क्योंकि तालमेल इस हिसाब से बैठाया गया है कि आतंकवादी उसको घोषित करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरकार के सर में दर्द हो गया है। अब आप देखिए, इसकी बारीक चीजें देखिए कि जो जो सरकार जिसने कभी किसी को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है, जो सरकार एक सिर से आकर जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से आप देखिए, मैं किसी जाति धर्म को की ऊपर नहीं जाता हूं, लेकिन मुझे बड़ी घोर निंदा करनी पड़ रही है कि ब्राह्मण समाज को चुन चुन करके योगी आदित्यनाथ जी मार रहे हैं, चुन चुन करके। अगर कोई अपराधी है तो आप उसको सजा दीजिए। जिस व्यक्ति को उम्र कैद हो गया है, वो पेरोल पे बाहर निकल करके घूम रहा है, पुलिस वाले उसके पास जा करके नतमस्तक होते हैं, उसको संरक्षण उपलब्ध करा रहे हैं, पुलिस वाले ही उसके लिए मुखबरी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेल्योर है। और अब बात आती है कि उसके आपराधिक वर्चस्व की। आपराधिक वर्चस्व उसका इस कदर है कि मैं बाकायदा नाम ले करके बोलूंगा कि श्री ब्रजेश पाठक जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और विधिक सलाहकार भी हैं, और मैं आपको बता दूं कितने सारे, अगर मैं इसमें हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी का भी नाम आ रहा है, तो इस तरीके से नाम लेंगे तो लंबी चौड़ी फहरिस्त आती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, जो कि उसको सुविधाएं उपलब्ध कराते, कहीं ना कहीं उनके साथ साठगांठ रही है। अब दूसरी बात, ये तो हो गई आपराधिक छवि लोगों की बात। दूसरी बात आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी आपराधी छवि का व्यक्ति जाता है तो मां गंगा की कोख से निकला हुआ मां गंगा के जल से पवित्र हो जाता है। जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होते थे, भारतीय जनता पार्टी वाले खिलाफ भारतीय जनता पार्टी वाले अपशब्द कहते थे, आज वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जिस कांग्रेस की ये विवेचना करते थे, अपशब्द कहते थे, उनके लोगों को खत्म करने की बात कहते थे, आज आधे से अधिक एमएलए, इनके एमएलए एमपी कांग्रेस से हैं।
इसका जवाब कौन देगा आखिर? देखिए, सरकार की मंशा साफ नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के लिए हो, चाहे वो दलित समाज के लिए हो, चाहे ब्राह्मण समाज के लिए हो, चाहे हर किसी को इसने परेशान करके रखा हुआ है। उसकी सिर्फ मंशा ये है, कैसे भी करके लोगों को लड़ा करके, धर्म के नाम पे वोट लेकर के या किसी भी मद में वोट लेकर के अपना शासन कायम रखना है। उसके अलावा कुछ नहीं। सरकार, मुझे तो लगता है, मैं स्पष्ट बयान दे रहा हूं कि मुझे तो लगता है आतंकवादी छवि के लोगों को बाकायदा सरकार ने अपने यहाँ संरक्षण दे रखा है कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ बोले, या तो एफआईआर दर्ज करा दो या फिर उसको जान से मरवा दो। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये वक्तव्य दे रहा हूं गौतम जी। जी 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 जी। अभिषेक जी, सही, ये तो आप जिम्मेदारी के साथ वक्तव्य देते हैं और जिम्मेदारी से ही आगे बढ़ते हैं। तो दिलीप जी, हम आपके पास आकर के ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो कानपुर की रिपोर्ट आई है, कानपुर की रिपोर्ट ये आई है कि जो विकास इन्होंने पैदा किया था, बहुत दिनों के बाद तो किसी तरह विकास पैदा भी हुआ। तो जो विकास इन्होंने पैदा किया था, बड़े दिनों से पूरे देश को प्रतीक्षा थी कि चलिए कोई विकास पैदा हो। जो विकास पैदा किया था वो चौबेपुर गांव के बिकरी, चौबेपुर थाने के अंतर्गत बिकरू गांव में रहता था। और जो पुलिस पार्टी उसको रेड करने गई, तो चौबेपुर के थानाध्यक्ष को ये पहले तो ये सूचना आई कि लिया ही नहीं गया था। अब सूचना ये आई कि चौबेपुर थानाध्यक्ष को जब पता लगा कि वहां रेड होनी है, तो वहां से पहले ही उस थाने से किसी व्यक्ति ने फोन करके पावर हाउस की बिजली गुल करा दी ताकि वहां अंधेरा हो जाए। और वहां जाने के बाद जब ऊपर से उन्होंने तड़ातड़ गोलियां चलानी शुरू की, तो जो चौबेपुर थानाध्यक्ष थे विनय तिवारी जी, वो उस जगह से फरार हो गए। अब ये रिपोर्ट आ रही, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो आईजी हैं उनकी अपनी रिपोर्ट है, उनके अपने बयान है। ये भी जब उनसे पूछा गया कि क्या ये लोग मिले थे, थानाध्यक्ष मिले थे या थाने के जो कर्मचारी थे मिले थे, तो उन्होंने ये कहा ये जांच का विषय है। वो जो तरीका होता है, ब्यूरोक्रेसी का अपना तरीका होता है, पुलिस की अपनी थियरी होती है, उस थियरी के अनुसार उन्होंने कह दिया ये जांच का विषय है। लेकिन ये बात उन्होंने कही तो इसका मतलब कटघरे में खड़ा किया। तो क्या अब ये लगने लगा कि जो बात पहले लोग कहते थे कि थाने बिकते हैं और थानेदार अपराधियों को संरक्षण देते हैं, तो क्या ये बात खुल करके सामने आ गई है क्या दिलीप जी? जी, गौतम सर, आप सही कह रहे हैं। जो आपने प्रश्न किया, वाकई में जो है थाने बिक रहे हैं और पहले से कहीं ज्यादा मूल्य पे बिक रहे हैं। उनकी जो है बोली जो है लग रही है प्राइम पोस्टिंग के लिए। और रही बात, जैसा वहां के जो है चौबेपुर थाने के जो है एसओ थे तिवारी जी पूरी तरह से उनकी भूमिका जो है, संलिप्तता जो है पूरी तरह से है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद जो है 8 पुलिस अधिकारी जो है और कर्मचारी मारे न जाते, 6 जो है घायल न होते। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास इतने बड़ा वेपन आया कैसे, जो कि कानूनन जो है आतंकवाद की श्रेणी में आता है, कि जो है उनके पास ऐसे स्वचालित जो है असलहे थे और ये जो है अंधाधुंध फायरिंग किए हैं और जिससे जो है इतने लोग मारे गए। लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो जो है वो दिख रहा है जब से जो है योगी सरकार जो है आई है उत्तर प्रदेश में। और इन्होंने जो है एक चीज वाजपेयी जी का मैं कोट करूंगा कि इन्होंने जो है एक बात कही कि दिलीप जी, आप जी जात के लोग जो है दिलीप जी, नेटवर्क, फिर दिलीप जी फिर हम आपके पास आ जाएंगे। आपके नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज आ नहीं पा रही है। तो रवि जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की स्थिति पैदा की जा रही है और जिस तरह का काम किया जा रहा है,
अगर किसी थाने का प्रकरण होता है तो या तो थानेदार पे विश्वास नहीं हो तो थानेदार को शरीक नहीं किया जाता, या फिर उसी थाने, चूंकि उसके क्षेत्र का मामला है, उसी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में इस तरह की कार्रवाई की जाती है। तो इसमें अभी जो बातें उभर करके आ रही हैं, ये क्या ऐसा नहीं लगता कि ये अंतर्द्वंद का मामला है? रवि जी। जी, ये देखिए, जो जब से पहले तो मैं जो आपने प्रश्न पूछा उसका पिन पॉइंटेड ये जवाब दूंगा कि जी हाँ, ये अंतर्द्वंद का मामला है, और जहां पर वेस्टेड इंटरेस्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है वहां पर। तो जब क्या पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं मालूम होता है? बिल्कुल मालूम होता है। उनके बॉसेस कैसे होते हैं, डीएसपी को नहीं मालूम है क्या? उनके एसपी और एसपी सिटी, एसपी रूरल को नहीं मालूम है? एसएसपी को नहीं मालूम? सब मालूम होता है। उसके अलावा सीबीसीआईडी करके एक डिपार्टमेंट होती है, फिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU वो होती है। ये सारे के सारे फेल हो गए। इन अ नटशेल मैं तो ये कहूंगा कि जब से मोदी सरकार, योगी सरकार आई है, हर फ्रंट का फेल है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, जनरल मैनेजमेंट का मामला हो, सभी जगह ये फेल रही है। और ये सरकार चलाने के लायक ये लोग नहीं है, चाहे वो योगी हो या उनके मंत्री लोग हो। उसके अलावा मीडिया भी जो प्रचार प्रसार कर रही है कि एनकाउंटर हुआ है, अपराधी है, ये है, वो है, जैसा कि हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि जब उनके पास जो एक इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है AK-47, AK-56 राइफल्स केवल सरकार खरीद सकती है। मैं तो कहता हूं किसी के पास एक तमंचा कट्टा भी मिलता है तो वो अनलाइसेंस्ड होता है और उसको अपराधी मान लिया जाता है। क्या इसकी तुलना AK-47 की तुलना तमंचा से की जा रही है? फिर मुझे आपत्ति है एनकाउंटर शब्द पर। यह है एम्बुश। एम्बुश इज द राइट वर्ड। एम्बुश का मतलब है घात लगा करके हमला। एनकाउंटर का मतलब ये होता है जब पुलिस पार्टी आई, अपराधी पार्टी आई, अचानक मिल गए, अपराधी पार्टी को नहीं मालूम था, उसके बाद में झगड़ा सडनली शुरू होता है, एक दूसरे में फायरिंग करते हैं। यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। यहाँ तो ये एम्बुश हुआ है जहां पर पुलिस पार्टी, वहां के मुखबिर, पुलिस के खुद पुलिसकर्मी उसमें इन्वॉल्व है, चाहे उनका रैंक सिपाही हो या जो भी ऑफिसर लेवल हो, इंस्पेक्टर लेवल हो, जो भी हो, उनको मालूम था। और यह पूरी की पूरी प्री प्लान तरीके से, और मामला केवल यही तक नहीं है, आप बिजली गुल करा देते हैं पावर हाउस की उस एरिया की। मामला बहुत ही डीप है। इसमें तो मुझे लगता है जैसे कि बहुत बड़ा आतंकी, बहुत बड़ी चाल है ये, बहुत बड़ी चाल है कि आप बिजली गुल करवा दें। तो ये बहुत ही, ये तो जो घटना हुई थी 9/11 की, उससे भी अधिक संगीन मामला है ये। अगर हमें याद रहे है तो संजय दत्त के पास भी AK-47 मिला था। कितने साल उनको परेशानी हुई, वो उनको किस श्रेणी में रखा गया था? श्रेणी थी आतंकवादी की, टेररिस्ट की, और यहाँ पर यह अपराधी। जी रवि जी एक चीज का हम आपसे खुलासा कर दें जी कि संजय दत्त का, एक सेकंड, गौतम जी, मैं एक बात गौतम जी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। आप ही के पास आ रहा हूँ अभी, आप ही के पास आ रहा हूँ अभिषेक जी, उसको नोट कर लीजिए, आप ही के पास आ रहा हूँ मैं। रवि जी एक बात का हम खुलासा कर दें जी। संजय दत्त के पास AK-56 नहीं मिला था। संजय दत्त को जब अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद जब इंट्रोगेशन हुआ संजय दत्त से, तो संजय दत्त ने स्वीकार किया था कि हाँ हमारे पास AK-56 था। फिर पूछा गया कि आखिर कहाँ है, तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह से गला करके मेल्ट कर दिया था तेजाब में।
हाँ, उसके उसके पास से ठीक है। मिला नहीं था, लेकिन उसने जो स्प्रिंग है मिली थी, स्प्रिंग नहीं नहीं, डिजॉल्व हुई थी। उसके पास कुछ भी नहीं मिला था, सारा का सारा डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाँ, लेकिन वो बयानिया हलफ में ये स्वीकार किया था कि हाँ मेरे पास था। अच्छा, अब आपके पास आ रहे हैं अभिषेक जी, अभी इनका भी जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपसे प्रश्न लेता हूं। अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, एक छोटी सी बात कहना चाहता था। रवि जी ने जो बात कही बिल्कुल ठीक बात कही है, लेकिन एक चीज और देखिएगा आप कि जब भी कहीं ना कहीं इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो सीओ, जिस सीओ के सर पे सटा करके गोली चलाई गई उसके पैर को बाकायदा काटा गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं सीओ के ऊपर पूरी तरीके से टारगेट किया गया था। वरना अगर आप देखेंगे किसी व्यक्ति के पास, किसी भी आतंकवादी के पास, किसी भी अपराधी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है कि वो उसके सर पे कनपट्टी पे गोली सटा करके मारे, उसके पैरों को कुल्हाड़ी से काटे, क्योंकि वो अपराध करने के बाद सर्वप्रथम वहां से भागने के फिराक में रहता है। वो ये देखता है कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को निपटाऊं और यहां से भाग लूं। उसके पास इतना नहीं रहता। कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ये भी बड़ी बात नहीं कह सकते हैं, जिस तरीके से रवि जी ने बताया कि घात लगा करके हमला हुआ है, हो सकता है इस जानकारी उसको रही हो कि कब ये बाकायदा, क्योंकि ये सब जब प्लानिंग पुलिस विभाग के लोग करते हैं तो पहले से उसकी प्लानिंग करते हैं कि हमको कब जानी है, कब थाने से मदद लेकर के, कब फोर्स लेकर के जाना है। और बड़ी बात नहीं हो सकता सीओ को मारने के लिए सुपारी भी दी गई हो, क्योंकि इस तरीके से जो अपराध हुआ है ये सोची समझी साजिश है और कोई भी इसको नकार नहीं सकता। मैं खुद एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे और ब्राह्मण सभा के होने के बावजूद, एक ब्राह्मण होने के नाते कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो अपराधी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देशद्रोह के मुकदमा लगना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई नेता हो उसमें इन्वॉल्व हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मैं कहता हूं कोई सीओ या डीजीपी लेवल का कोई भी व्यक्ति हो। अगर कोई व्यक्ति इसमें सम्मिलित होता है तो उसके ऊपर आपराधिक नहीं, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि हमारे जवान शहीद हुए हैं। अभिषेक जी, आप एक बात कह रहे थे, आप पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, मेरा प्रश्न उसी से मिलता जुलता है। अगर अगर मिस्टर सिंगर रेप करें, उसके बाप की हत्या कर दें, उसके परिवार का खात्मा कर दें, तो बड़ी मुश्किल से उनके खिलाफ एफआईआर होती है, बड़ी मुश्किल से वो जेल जा पाते हैं, जेल में जाने के बाद भी कारनामे करते हैं और इसके बाद वो जेल से बाहर भी आ जाते हैं, जमानत भी मिल जाती है। जिनको सेंटेंस मिला है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हो, वो भी जेल से बाहर आ जाते हैं। और वही हाल स्वामी चिन्मयानंद जी का रहा, वो तो जेल भी नहीं जा पाए, हॉस्पिटल में ही समय व्यतीत करके आ गए। तो आप जो एक बात व्यक्त कर रहे थे, उस आपकी बात में काफी दम लगता है कि एक घटना से चार पुलिस के बड़े अफसर ब्राह्मणों को फंसा दिया गया। अभी कितने फंसाए जाएंगे तो अलग बात। एक की जान गई, एक फंसा दिया गया, एक फरार है और एक अनंत देव के ऊपर तलवार लटकी है, कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं। और वो अगर अरेस्ट होंगे तो कितनी दूर तक स्थिति जाएगी, वो बहुत दूर की बात है। वो बड़ी दूर की बात है। अगर वो अरेस्ट होते हैं तो बहुत दूर तक स्थिति जाएगी। तो क्या आपका जो इशारा था, उस पीड़ा को मैं भी समझ पा रहा हूं। क्या ये परशुराम के वंशज और आज का जो प्रचलन है, वो एक कोई जो पुरानी सोच के तहत उनसे बदला लेने की प्रक्रिया चल रही है क्या? क्योंकि बाकी जो लोग आ रहे हैं, एक सेकंड बस, बाकी जो लोग आ रहे हैं उनको तो हमारे जो गंगा पुत्र हैं
ले जाते हैं, गंगा में स्नान कराते हैं और अपनी माता से कहते हैं कि माता इनका तो जितना भी पाप है उसको माफ कर दो, और बाकी लोगों को साफ करने पे लगे हैं। तो ये पीड़ा मुझे भी समझ में आ रही, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या इस तरह की भी साजिश हो सकती है क्या अभिषेक जी? देखिए बिल्कुल, मैं कहीं इससे नकार भी नहीं सकता हूं। आपने स्पष्ट पूछा है और इशारों में नहीं बल्कि स्पष्ट कहूंगा, और इसको नकारा भी नहीं जा सकता। अगर आप देखिएगा, हम लोगों ने एक साथ, गौतम भाई, हम लोगों ने कितनी सारी डिबेटें एक साथ की हुई है। और आपको ध्यान होगा, मैंने जब इनको जमानत मिल रही थी तब मैं और आप भारत समाचार पे ही लाइव थे, और तब ये बात, इस पे प्रश्न चिन्ह भी उठाया गया था। और हम लोगों ने तब भी कहा था कि सेंगर साहब देखिएगा जमानत के तौर पे वापस आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की मंशा ये रही है, जब सेंगर जी को बाकायदा उसमें सजा होनी थी। मैं सेंगर जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर किसी के साथ मैं जी लगाता हूं, सम्मान देता हूं, इसलिए मैं जी लगा रहा हूं। इसलिए हो सकता है कुछ हमारे लोगों को आपत्ति हो, लेकिन आपत्ति दर्ज कराने से पहले मैं बता दूं कि हमेशा मैं जी लगाता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी दोनों में अंतर रहता है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी में सेंगर की वाइफ को सम्मिलित किया गया, उनकी सदस्यता दिलाई गई। आखिर क्यों? एक अपराधी छवि जब उस कोर्ट से सजा मिल गई तो उसके परिवार तक के किसी व्यक्ति को नहीं सम्मिलित करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। अब बात आती है हमारे उस पे। अब आपके प्रश्न का जवाब मैं ये दे दूं कि आप देखिएगा, आपको कभी भी अगर एक छत्र राज चल रहा है तो ठाकुर बिरादरी का राज चल रहा है, ना ही ब्राह्मण समाज का चल रहा है, ना ही मैं आपको बता दलित समाज के किसी व्यक्ति का चल रहा है। पिछड़े लोगों को शोषण करना, किसी भी वर्ग को शोषित करना, ये भारतीय जनता पार्टी के मूल अधिकार क्षेत्र में आ गया है आज की डेट में। और मैं बड़े जिम्मेदारी से यह बयान भी दूंगा और बोलूंगा कि महंत योगी आदित्यनाथ जी के अंदर कोई भी महंत वाले गुण नहीं दिखते हैं। अगर आप देखिएगा, 4 मंत्र पढ़ करके 4 लोगों के बीच में बोल देना, ये किसी महंत का परिचय नहीं देता है। महंत का मतलब होता है कि वो कितना शालीन व्यक्ति होता है, हर किसी व्यक्ति की समस्याओं को सुनता है। सबसे पहले उसके लिए आता है जमीनी वर्ग के लोग। जमीनी वर्ग के लोगों का मतलब हो गए जो अति पिछड़े लोग हो गए, दलित वर्ग के लोग हो गए, शोषित लोग हो गए। सबसे पहले संत समाज का होता है कि उनके बातों को सुने, उसके बाद दूसरे वर्ग के लोगों को सुन करके उसका समाधान ले। लेकिन हमारे संत महात्मा लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में? राजनीति कर रहे हैं। कौन से संत महात्मा आज की डेट में राजनीति में आना चाहते थे? संत महात्मा वो होते थे जो भगवान के चरणों में वंदन करते थे और भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते थे। तो ये संत महात्मा झूठ वाली बात है। मुझे तो लगता है योगी आदित्यनाथ जी कहीं संत महात्मा है नहीं, वो जरूर गोरक्ष पीठ के अनुयायी बन के बैठ गए हैं। जी 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 अभिषेक जी, फिर लौट के हम आपके पास आएंगे। दिलीप जी, आवाज आ रही है आपको? दिलीप जी, आवाज आ रही है? दिलीप जी, प्रश्न हमारा रह गया था। ठीक है, प्रश्न हमारा ये रह गया था। दिलीप जी, हम समझने की कोशिश करेंगे। इस समय जो एलसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अभी अभिषेक जी कह रहे हैं कि दलित को कभी न कोई वर्चस्व है, न वो राज कर रहा है। वो तो वर्चस्व और राज तो तब की बात होती है जब वो अपना अस्तित्व बचा ले, अपने ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार का किसी तरह कानूनी तौर पे अपने विरोधियों को दंड दिलवा ले। अभी तो वही नहीं हो पा रहा है। उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जा पा रही है, और एफआईआर भी लिखी जाती है तो बड़ी मुश्किल से एफआईआर लिखी जाती है। अब किस तरह से एफआईआर लिखी जाती है ये किसी से छुपा नहीं है। तो उतने के बावजूद, बहुत बहुत ज्यादा रोकने के बावजूद जो एफआईआर लिखी गई है, इस समय तकरीबन 2018 में जो जनवरी में रिकॉर्ड आया है, उस समय 21,000 के आसपास शेड्यूल कास्ट एक्सप्लॉयटेशन के मुकदमे दर्ज हुए हैं। और जो बड़े स्टेट हैं, अगर वो सारे बड़े स्टेट को ले लिया जाए, जैसे बिहार अपराध में नंबर 1 माना जाता है कि अपराध बहुत होता है,
बड़ा स्टेट महाराष्ट्र ले लीजिए, बड़ा स्टेट मध्य प्रदेश ले लीजिए, बड़ा स्टेट बंगाल ले लीजिए, बड़ा स्टेट राजस्थान ले लीजिए, इन सबको कैलकुलेट करने के बावजूद इन पांचों छह स्टेट से ज्यादा अपराध होता है। अब ये कहेंगे कि यहाँ की संख्या बहुत ज्यादा है, और ये 7-8 स्टेट की अगर संख्या जोड़ लें तो यहाँ अगर 22 करोड़ की आबादी है तो वो करीब 38 करोड़ की आबादी आती है। तो यहाँ तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों का हुआ है और उनकी एफआईआर तक नहीं हुई। अभी आपने देखा कि एक वीडियो वायरल हो रहा था कि बकायदा घन लेकर के उसके पैर पे हथौड़ा घन मार रहा, पैर पे घन मार रहा है। अब आप ये समझिए कि इसका क्या मतलब है कि डर पूरी तरह से अपराधियों का खत्म हो गया है क्या, या वो सरकार का इतना संरक्षण है कि उनको किसी चीज से डर नहीं लगता? दिलीप जी। सर एक चीज है कि आपने कहा कि जो है डर खत्म हो गया या संरक्षण, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो है डर तो जो है कुछ भी नहीं है, लेकिन संरक्षण जब मिलता है तो जो है डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि जो है डर नहीं है उनमें संरक्षण है, इसलिए जो है वो मनपड़ हो गए। वो जानते हैं कि जो है कुछ होने वाला नहीं है, वो ये जानते हैं कि जो है हम कितना भी कुकर्म कर लेंगे, किसी की हत्या करेंगे, बलात्कार कर देंगे या चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, हमारे विरुद्ध कोई भी जो है सरकार, जो सरकार मौजूदा सरकारें हैं, चाहे वो जो है उत्तर प्रदेश की हो या जो है बिहार की हो, जैसा आपने कहा दलित पिछड़ों के जो है ये जो वंचित लोग हैं इनके साथ जो है बहुत ही अन्याय हो रहा है। अभिषेक जी ने भी कहा, तो जो एनसीआरबी की जो रिपोर्टें हैं उसमें जो वही केसेस दर्ज होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन के बाद बहुत ही जो है फिल्टर करके थाने पे जो है आपको बताया सौदेबाजी होके उसके बाद ही जो है वो क्राइम जो है दर्ज होता है, जो कि एनसीआरबी में जाता है। तो अगर 21,000 का जो डाटा है तो ये जान लीजिए कि वो जो है 2 लाख का डाटा होगा एक्चुअल में, लेकिन जो है चूंकि उसको मिनिमाइज किया जाता है सौदेबाजी के माध्यम से, जिससे जो है दोनों पक्षों को करते हैं, दलाली करते हैं, तो इस वजह से जो है वो रिपोर्टें जो है ज्यादा है। और रही बात ये कि अभी मैं एक चीज और कहूंगा कि जो है अभिषेक जी भी बोले, आप भी बता रहे हैं, मैं बिहार की एक घटना जो है आपको कोट करूंगा। बिहार में वो ज्योति पासवान जो लड़की अपने फादर को गुरुग्राम से लेके बिहार आई थी, 1500 किलोमीटर। दिलीप जी का संपर्क फिर हमसे टूट गया है। रवि जी आपके पास आकर के समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिलीप जी थोड़ा गलत समझ गए थे। दिलीप जी को ये लगा कि हम कन्विक्शन बता रहे थे कि ये कन्विक्शन हुआ है। वो कन्विक्शन नहीं है, केवल एफआईआर दर्ज हुए हैं। कन्विक्शन का तो और भी बुरा हाल है। कन्विक्शन और एफआईआर दर्ज होना में जमीन आसमान। दिलीप जी फिर हम आपके पास लौट के आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमें तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद लौट के आना पड़ेगा, तो फिर अभी हम आपके पास, ये कन्विक्शन नहीं है। ये दिलीप जी आ रहे हैं। दिलीप जी आपकी आवाज फंस रही है, क्लियर नहीं आ रही है, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। ये कन्विक्शन नहीं है, केवल एफआईआर दर्ज हुए हैं, और एफआईआर दर्ज होने के बाद तो बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती है। कन्विक्शन रेशियो तो 0.5% भी नहीं है। इसलिए हम ये समझना चाहते हैं, जहां इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाएं, क्या वो सरकार में बने रहने का हक रहता उस व्यक्ति को जो सरकार चला रहा है? जब कानून व्यवस्था उसके कंट्रोल में नहीं है, भ्रष्टाचार उसके कंट्रोल में नहीं है, जहां देखिए वही कंट्रोल में नहीं है, हर विभाग में भ्रष्ट लोग हैं, और कोई भ्रष्टाचार का उजागर करे तो उसको जेल में डाल दे, कोई संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके किसी गलत नीतियों का विरोध करे तो वो जेल में हो। लेकिन इस तरह के लोग जेल में नहीं होंगे, जो आतंक फैलाते वो जेल में नहीं होंगे, वो संरक्षण में होंगे। ये क्या कहता है, ये क्या है, ये हम आपसे समझना चाहते हैं। अभी अपनी बात आप जो है 1 मिनट में रखिएगा, फिर लौट के हम आएंगे
और इसी थोड़ी देर में ये आवाज कट जाएगी, फिर हम लौट के आएंगे, आप लोग बने रहिएगा। जी हाँ, जी, तो मैं 1 मिनट में ये कहना चाहूंगा कि कन्विक्शन रेट पिछले 50 साल का रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए, कन्विक्शन रेट बहुत ही कम रहा है। जैसा आपने कहा लेस देन 1%, 0.5% के आसपास। खैरलांजी जो महाराष्ट्र में हत्याकांड हुई थी, वो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो कन्विक्शन रेट के बारे में मेरा ये कहना है। दूसरी चीज, अभी उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार ने कुछ वर्ष पहले 20,000 क्रिमिनल्स को गंगा से धो दिया है। उनको क्राइम, पहले तो स्वयं को उन्होंने गंगा जल से धो लिया, अपने सारे क्राइम हटवा दिए। उसके बाद 20,000 और क्रिमिनल्स का उनके भी साथ यही किया। उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, क्राइटेरिया क्या रही कि उन लोगों को जो संगीन अपराधी हैं, कुछ तो आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं, उनको इस तरीके से क्राइम फ्री कर दिया गया ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ दी कोर्ट। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बस उनका वो है। उसके अलावा अभी ये मुजफ्फरनगर में जो बीजेपी के लीडर आरएसएस वाले लोग फंसे थे, वहां के जो वो ये हुआ था रायट्स 2013 में, वहां के लोगों को भी अभी फ्री करने वाले हैं लोग। इतना कह के जी दिलीप जी, आपकी आवाज आ नहीं रही, आपको आवाज सुनाई पड़ रही क्या? क्योंकि आपका ऑडियो काम नहीं कर रहा दिलीप जी, और हमसे अभिषेक जी इस समय डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो ऑडियो आपका काम नहीं कर रहा दिलीप जी, और अभिषेक जी हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम ये कह रहे थे, जिस तरह से परिस्थितियां चल रही, वो परिस्थितियां किसी भी कीमत पे अनुकूल नहीं है कि ये सरकार लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की सरकार है, ये किसी की बपौती की सरकार नहीं है, संविधान की शपथ लेकर के बनाई गई सरकार है, और संविधान की शपथ लेकर के बनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है, वो कहता है मैं भय या पक्षपात के बिना, अनुराग या द्वेष के बिना, और काम सारे किसी के साथ अनुराग तो किसी के साथ द्वेष, किसी के साथ भय दिखाना है तो किसी को पक्षपात करना है। तो हम ये समझते हैं कि ऐसी स्थिति में जब न औरतें सुरक्षित हैं, न छात्र सुरक्षित हैं, न कोई विभाग सुरक्षित है, न समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं सुरक्षित है, तो इस सरकार को क्या, इस व्यक्ति को, इन महाशय को सरकार में बने रहने का हक है, या केंद्र की सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए इस सरकार को तुरंत भंग कर देना चाहिए? ये आपकी पंच लाइन हम चाहेंगे अभिषेक जी। गौतम जी एक बार फिर से प्रश्न रिपीट कीजिएगा, थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो गई थी। हाँ अभिषेक जी, हमारा प्रश्न ये है कि जहां औरतें सुरक्षित नहीं, छात्र सुरक्षित नहीं, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं, अब तो पुलिस महकमा भी सुरक्षित नहीं है, 5-5 की लाइन लग गई है, 5 कभी जो है अलीगढ़ में मारे जाएंगे एक ही परिवार के, तो कभी हमीरपुर में 5 एक परिवार के मार दिए जाएंगे, कभी इलाहाबाद में मार दिए जाएंगे। अब तो आलम ये जो है, कभी कभी ये लगने लगता है कि परशुराम के वंशों से पूरी तरह से प्रतिकार करने का, बदला लेने का मन बना लिया गया है। और यदि इस तरह की मानसिकता है तो ये सरकार तो इस व्यक्ति को, इन महाशय को सरकार में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। तो केंद्र सरकार को नैतिकता निभाते हुए ऐसी सरकार को, जो पूरे प्रदेश को तबाह करने पे लगी है, भंग कर देना चाहिए क्या अभिषेक जी? देखिए गौतम भाई, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अब की बार हमारे भगवान मतलब जनता से गलती हो गई कि ऐसी सरकार उसने चुन ली है कि उसको ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट में
सबसे पहले ये बताया गया था कि हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो कि अपराध में नंबर 1 हो गया है, महिलाओं के लिए कोई भी सुरक्षा नहीं है, भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 हो चुका है। और किसी भी जगह पे आप देखेंगे सारे आपराधिक क्षेत्रों में, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो सुरक्षा के नाम पे कोई हो, सब भ्रष्टाचार में ही सारे आपराधिक आते हैं। उसमें यह है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। और बात रह गई शिष्टाचार की नैतिकता के आधार पे, तो केंद्र सरकार अपनी ही पार्टी को कभी वो नहीं चाहेगी कि इस्तीफा हो, क्योंकि बल्कि वो ये जरूर देखेगी कैसे बाकी राज्यों में खरीद फरोख्त करके सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कायम किया जा सके, वो ये जरूर देखेगी। लेकिन मैं खुद जनता से अपील आपके चैनल के माध्यम से करता हूं कि जनता से अब की बार, हमारे भगवान से अब की बार गलती हो गई कि ऐसे हाथों में सरकार सौंप दी कि उसमें छोटे से लेकर के बड़े तक, महिला से लेकर के बहनों तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। जनता से, हमारे भगवान से अब की बार ये गलती हो गई है। जी गौतम भाई। जी अभिषेक जी, दिलीप जी आपकी बार 3 बार बात लेने की कोशिश की और तीनों बार डिस्कनेक्ट हो गया, तो आपसे पंच लाइन लेना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि ये सच कह रहे थे कि जो सरकार है उससे नैतिकता की उम्मीद तो करना बेकार है, कि वो अपनी सरकार में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, वो कार्यकाल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए राष्ट्रपति शासन न लगाएं, कोई बात नहीं, तो क्या मुख्यमंत्री तो बदल सकते हैं ना। जिस मुख्यमंत्री में क्षमता न हो प्रदेश को संभालने की, उस मुख्यमंत्री को तो बदल ही सकते हैं ना। जी दिलीप जी। जी 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 गौतम सर, आपने बहुत सही कहा कि जो है जिसमें क्षमता हो, मतलब अक्षम जो व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को बदल देना चाहिए। लेकिन ये जो है कैसे और लोगों को, जो वर्चस्व का मामला है, इस सरकार में वर्चस्व का मामला है, ये मुख्यमंत्री जो है वर्चस्व के नाते ही बैठे हुए हैं और जातियों के लोगों को, धर्म के लोगों को शोषण करना। अगर ये दूसरे राज्यों में दूसरे के मुख्यमंत्री हटा के अपने मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? नैतिकता मर गई है, इनकी आत्मा मर गई है। ये लोग जो है बहुत ही बेमुरवत और जो है निकृष्ट लोग हैं। मैं केंद्र की भी बात करूंगा, उत्तर प्रदेश की जो है सरकार की भी बात करूंगा। दोनों जो है बहुत ही निम्न कोटि के लोग हैं। आपको जी। एक चीज और बताएं कि जो है दिलीप जी संज्ञान लेना चाहिए। दिलीप जी, समय की भी बाध्यता है, समय की बाध्यता है, अंत में पंच लाइन। जी जी दिलीप जी। संज्ञान लेके राष्ट्रपति को खुद जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। जी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। दिलीप जी वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति भी जो वो राष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से बैठाया हुआ वहां पे, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी बॉयस, अंत में रवि जी आप, दिलीप जी, रवि जी आपसे पंच लाइन लेना चाहेंगे कि क्या इस सरकार को या इस सरकार के मुखिया को तो कम से कम केंद्र सरकार को बदलने पे विचार करना चाहिए? जी हाँ, जो स्थिति है, वस्तु स्थिति है, उसको देखते हुए इस सरकार की कोई नैतिक रूप से इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि सरकार को, मुख्यमंत्री को बदल दो और चलाओ। दूसरा ऑप्शन है डिसमिस करो सरकार को और फिर जो होता है प्रेसिडेंट रूल लगाओ। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जी रवि जी, जिस तरह से हमारे जो पैनलिस्ट थे, विद्वान पैनलिस्ट थे, सभी की बात सुनने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया है कि सबसे पहले जो अभी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें कोई भी हक नहीं बनता कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जब हर मोर्चे पे वो फेल हैं,
तो इस सरकार का नेतृत्व करें कोई हक नहीं बनता। नैतिकता के नाते उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और गवर्नर को इस्तीफा दे करके नई सरकार बनाने का प्रस्ताव देना चाहिए था, लेकिन ये उम्मीद तो करना बेमानी है। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही थी, शेड्यूल कास्ट का शोषण हो रहा था, बैकवर्ड का शोषण हो रहा था, मुस्लिम को आतंकवादी बनाया जा रहा था, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अभी अभिषेक जी ने जो अब बात कही है और जो क्षेत्र से पूरी हत्या की घटनाएं आ रही, उसने वास्तव में दहला के रख दिया है। एक कानपुर की घटना से कितने ब्राह्मणों को लिंक करके प्रताड़ित किया जाएगा, ये तो इशारा साफ साफ होने लगा। एक को मौत के घाट उतारा गया, एक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बनेगा, एक को तो कहीं ना कहीं काउंटर में मार दिया जाएगा। वो मारा जाए या न मारा जाए वो तो बात की बात है, लेकिन बहुत सारे निर्दोष लोग जब तक वो नहीं मिलेगा इनके गुस्से का शिकार होते रहेंगे और बहुत सारे निर्दोष लोग शिकार होते रहेंगे। और वो भी हो सकता है ब्राह्मण कम्युनिटी के ही ज्यादातर उसमें शिकार हो। और जिस तरह से विनय तिवारी, अनंत देव को भी लाया गया है, तो आप समझिए कि ये लिस्ट कम से कम 100-200 पुलिस कर्मियों की बन रही है। और मेरे ख्याल से जो ब्राह्मण जाति से संबंध रख रहे होंगे, इसका मतलब ये कोई न कोई घिनौना खेल चल रहा है। और इस घिनौने खेल को बंद करने के लिए एक ही मार्ग बचता है कि वो मार्ग है उत्तर प्रदेश की सरकार के नेतृत्व को हर हाल में बदल देना चाहिए। कानून व्यवस्था जिस तरह से पूरी ध्वस्त है, उसको दुरुस्त पटरी पे लाने के लिए जिस तरह से एनसीआरबी की रिपोर्ट कर रही है और जिस तरह से 2 महीने में जो हत्याएं हुई हैं, उनका आंकड़ा भी 803 है। 803 रेप की घटनाएं हुई है केवल 2 महीने के अंदर, बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हो पाए हैं। 729 ब्रूटली मर्डर हुए हैं जिनके मुकदमे दर्ज हो पाए केवल 2 महीने के अंदर, और वो भी लॉकडाउन के पीरियड में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इन सारी स्थितियों को देखते हुए इस उत्तर प्रदेश की सरकार का अगर नेतृत्व नहीं बदला जाएगा तो पूरा प्रदेश हमें लगता है स्लीपर सेल में बदल जाएगा। हो सकता है राम वर्सेस परशुराम शुरू हो जाएगा, तो महासंग्राम होगा। इस महासंग्राम से बचाए रखने के लिए केंद्र सरकार को इस प्रदेश सरकार को डिसमिस करने के लिए, इस बर्खास्त करने के लिए, और खास तौर से वो भी न कर पाए तो नेतृत्व बदलने के लिए विचार करना चाहिए, ताकि ये प्रदेश बचा रहे। और प्रदेश बचा रहेगा तो बहुत सारे मुख्यमंत्री आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अपनी सनक भी दिखाते रहेंगे, लेकिन ये मानवता बचनी चाहिए, इंसानियत बचनी चाहिए और प्रदेश को आतंकवाद से बचना चाहिए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सारे अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, तब्बा खैर, नमो बुद्धाय, जय भीम।